और एक्सरसाइज 2 को थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ आज और कल का टाइम है आपके पास, ठीक है ना। मतलब आज की क्लास में भी मतलब आपको कुछ होमवर्क में नहीं दे रहा हूँ, चलो ठीक है, और कल का भी है टाइम पूरा। तो आज और कल कोशिश करना, जिस बच्चे ने भी एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 नहीं करा है वो पूरे अच्छे से कर लेना। खुद से थोड़ा सा फाइट मार के सॉल्यूशन बाद में देखना है ना, पहले खुद से ट्राई करना है। और अच्छा, सॉल्यूशन आप देख भी लेते ना, जैसे एक चीज मैंने और ऑब्जर्व करी, जैसे कुछ बच्चे जब डाउट्स मेरे को भेजते हैं तो उसमें मैंने देखा कि जैसे आप क्या कि सॉल्यूशन की फोटो भेज देते हो, ठीक है, अरे हम भेजते हैं वो एक अलग बात है भाई, हम तो ठीक है हमने सॉल्यूशन भेज दिया, पर आपको सॉल्यूशन की फोटो नहीं भेजनी है, आपको तो आपका करा हुआ भेजना है। भले ठीक है आपने सॉल्यूशन, हाँ उसमें कोई स्टेप में किसी में डाउट है जैसे, तो वो आपने भेज दिया है, वो अलग बात है ना। पर देखो सॉल्यूशन का मतलब ये है कि आपने उसको देख भी लिया, है ना, आपने उसको देख भी लिया ना, ठीक है, तो भी आपको खुद से उसको लिखना है। मैथ्स में देखो ये डिफरेंस है बस, मतलब ऐसा नहीं है कि अपन ने देख लिया, देखने के बाद जब तक आप खुद से पेन चला के, भले पूरी चीज एक एक स्टेप आपको समझ में आ गई है ना, पर तब भी मैं ये बोलूंगा उसको खुद से आप पेन चला के पूरा आंसर दोबारा से, आपने सॉल्यूशन देख लिया बंद करके रख दो उसको, ठीक है, अब दोबारा से लिखना उसको, ठीक है। ये हैबिट डालो आप, ये हैबिट जितनी डालोगे ना आप, आपकी मिस्टेक, ये जितनी प्रॉब्लम आप मेरे को भेजते हो ना कि नंबर कम आए, सिली मिस्टेक्स हो रही है, टाइम कम पड़ रहा है, क्वेश्चन सब का अल्टीमेटली लॉजिक एक ही है। आप लिखने के, आप जितनी चीजें आप लिख के करोगे ना, स्पेशली मैथमेटिक्स में, स्पेशली मैथमेटिक्स, और ये एक्चुअली मतलब मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये अभी कुछ 3-4 साल से ये हैबिट ज्यादा डेवलप हो गई है स्टूडेंट्स में, और अभी आप लोगों के साथ ये ज्यादा चैलेंज है क्योंकि आप लोग हर चीज देख रहे हो, ठीक है ना, तो आप लोग को लगता है हर चीज आप देख रहे हो। पहले कम से कम ये रहता था कि सॉल्यूशन लिखना तो पड़ता था, अभी आपके साथ ये प्रॉब्लम है कि आप देख रहे हो, है ना। तो थोड़ा सा उस चीज को, उस चीज में मतलब आप रिजिड हो जाओ, कोई चीज नहीं भी आ रही है, ठीक है, मैंने देखा अच्छा इसने ऐसा करा है, अच्छा ये ठीक है चल उसको उसके बाद रख दी। हाँ ये एक अलग बात है कि आप उसका सॉल्यूशन इस इंटेंशन से देख रहे हो कि आप उसकी भी स्टेप समझना चाह रहे हो, उसका भी मेथड समझना चाह रहे हो, दैट इज अ डिफरेंट इंटेंशन, दैट इज फाइन, वो एक अलग बात है, वो एक अच्छी बात है कि चलो ठीक है इसने करा इसके मेथड, चलो अपन इसके मेथड से भी, पर वो भी लिख के करना है, वो भी आपको लिख के करना है ना। स्पेशली मैथमेटिक्स की बात मैं बार बार करूंगा, उसमें आप जितना लिख के डालोगे तो मिस्टेक्स कम होगी। टाइम, क्वेश्चंस टफ क्वेश्चन है उस पर टाइम देने की आदत डालो, ठीक है, कि टफ क्वेश्चन है तो उस पर अपन टाइम दें, ठीक है। और ये बात शायद पहले बताई कि नहीं, कि देखो जो बिगनर बॉक्स और एक्सरसाइजेस आप कर रहे हो, ठीक है, उन पे टफ क्वेश्चन पे मार्क करते हुए चलना, टफ क्वेश्चन पे मार्क करते हुए चलना, ताकि जब भी रिवीजन करना हो तो कभी भी आपको लगे अब मैं क्या करूं रिवाइज, तो पहले वो क्वेश्चन करने हैं, उसके बाद बाकी कोई भी बुक या जो भी बोलते हो मैं ये बुक कर लूं या वो सब उसके बाद की बात है, ठीक है ना। मतलब आप खुद देखना, कभी भी पेपर उठा के देख लेना, कोई सा भी पेपर, मैं बार बार बोलता हूं कि 70 to 80% क्वेश्चंस जो हैं आइदर डायरेक्ट फ्रॉम मॉड्यूल, या डायरेक्ट मतलब ठीक है भाई थोड़ा बहुत डेटा चेंज तो करेंगे से ना, 2 की जगह 3 लिख दिया और ये कर दिया वो, है ना। तो 70 to 80% क्वेश्चंस मतलब आपको डायरेक्ट बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ द मॉड्यूल्स क्वेश्चन या क्लास के क्वेश्चंस पे, मतलब मैं भी कोशिश करता हूं कोई डिफरेंट क्वेश्चन हो तो यहाँ पे कवर हो जाए, नहीं तो मॉड्यूल में कवर हो जाए, शीट में कवर हो जाए। 10 से 20% क्वेश्चन आपको डिफरेंट मिलते हैं, बस 10 से 20% क्वेश्चन। अब आपको सोचो 80% क्वेश्चन मतलब 80% मतलब 100, 80 मार्क्स, 80 मार्क्स तो है मेरे पास करने के लिए, ठीक है ना। 80 में से मैं बोल रहा हूँ 60-70, उस पे भी यदि मैं एफिशिएंसी ले आऊं ना, तो बाकी कोई बुक करने के, तो बुक कर देखो, बुक की बात तो तब आती है जब आप बोलो कि सर मैं मॉड्यूल में बिल्कुल 100% परफेक्ट हो गया, अब आप इसका मेरे को कोई भी क्वेश्चन दे दो कभी गलत होगा ही नहीं मेरा, तो फिर आप बोल सकते हो कि हाँ सर अब मैं बताओ अब इससे ज्यादा मैं क्या करूं, इसके आगे मैं क्या करूं, है ना। तो वो छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है, कोशिश करो उसको और आगे अपन इंप्रूव करें धीरे धीरे, ठीक है ना। वो ठीक है, देख देख के ही सीखेंगे आप, गलतियां कर करके ही सीखेंगे आप, जितनी गलतियां कर सकते हो मैं तो ये बोलता हूँ करो, आप जितनी गलतियां कर सकते हो करो, करके सीखना है, लेकिन ये नहीं कि कर बार बार करे ही जा रहे हो, करे ही जा रहे हो,
एक ही गलती करेगा, ऐसा भी नहीं करना है। मतलब गलती करो उसको, अच्छा ये हुआ, अब इसको थोड़ा मुझे कम करना है, मैंने देखो लिखा ही नहीं, मतलब बहुत सी बार जैसे मैंने देखा, मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैंने जैसे किसी स्टूडेंट ने मेरे को एक सॉल्यूशन का स्टेप भेजा, मतलब आपके बेस नहीं, पता नहीं कौन जिस भी बैच में हो आपका, फेज 1 हो या एन, मतलब उसको नेक्स्ट स्टेप नहीं समझ में आया कि सर मेरे को ये स्टेप समझ में नहीं, ठीक है, माइनस। अब उस स्टेप में केवल कितनी सी बात थी कि एलसीएम लेके माइनस कॉमन लिया हुआ था, ठीक है, मतलब कुछ 10 को साइन बाय कॉस करके माइनस माइनस कॉमन लिया था, इतनी सी बात थी। मतलब यू आर एन एवरेज स्टूडेंट, तब भी यदि आप उसको लिख के करे होते तो आई गारंटीड कि ऐसा हो ही सकता कि लिख के करो और वो स्टेप नहीं समझ में आया मुझे, बट इट मींस कि उसको आपने लिखा ही नहीं, जिसने भी डाउट पूछा मतलब उसने लिखा ही नहीं होगा एग्जैक्टली, ठीक है ना। तो यदि आप लिख के करोगे ना तो हैबिट आती है, फॉर्मूले याद होते हैं, वो फॉर्मूले याद करने की जो बात है, ठीक है ना, वो भी याद होती है थोड़े से, ठीक है ना। तो बस वही चीज है, ठीक है। तो है ना, 1 से 15 घंटे कुछ क्वेश्चन में बर्बाद हो जाते हैं, 1 से 1.5 नहीं, अब उसमें ठीक है थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करो, मतलब ऐसा भी मैं नहीं बोलूंगा यार कि पता लगा एक घंटे पे, अभी अपने पास उतना टाइम नहीं है, देखो अपने को पीएचडी नहीं करनी है, मतलब सीधे सीधा बात बोल देखो, अपने को पीएचडी नहीं करनी, यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट, मतलब अपने को स्टडी में स्मार्ट भी रहना, पेपर करने में भी अपने को स्मार्ट रहना, मतलब है ना, देखो आप पेपर थोड़ा सा स्मार्टली अटेम्प्ट करो, चीजों को स्मार्टली पढ़ो, तो आप कम नॉलेज से ज्यादा मार्क्स ला सकते हो, मतलब हो सकता है, मतलब मार्क्स इज नेवर द क्राइटेरिया, ठीक है ना। और आईआईटी में तो यही चीज ना, आप खुद सोचो, देखो आईआईटी में वो कभी भी आईआईटी आपको ये आईआईटी ये चेक ही नहीं कर रहा आपकी नॉलेज, आईआईटी चेक ही अलग कर रहा है, उसको नॉलेज ही चेक करनी होती तो वो 12th बोर्ड के मार्क्स के बेसिस पे ही ले लेता, ठीक है ना। आप सोचो कि भाई सीधे सीधे सिलेबस तो वही आता है ना, जो 11-12 का वही सिलेबस वहां पे आता है, ठीक है, तो फिर क्यों सीधे सीधे बोर्ड, जिसके बोर्ड में परसेंटेज ज्यादा उसको आईआईटी में रैंक ज्यादा देनी चाहिए, नहीं, क्राइटेरिया अलग है उसका, है ना। तो थोड़ा सा उस चीज को स्मार्टली हैंडल करना पड़ेगा, मतलब कभी लग रहा है यार कि आप क्वेश्चन में बहुत ही ज्यादा टाइम जा रहा है, मतलब ऐसा भी नहीं है कि आप एक 1.5 घंटे अपन एक ही क्वेश्चन पे दे दें, एक क्वेश्चन पे दे देना 15 मिनट 20 मिनट, ठीक है, आपको लग रहा है तो अपन दे सकते हैं, उसको थोड़ा ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, किसी क्वेश्चन में 15 मिनट दे दिया, कोई क्वेश्चन मेरा 2 मिनट में हो गया, कोई क्वेश्चन 5 मिनट में हो गया, तो ओवरऑल अपने को टाइम लिमिट फिक्स करनी पड़ेगी, है ना। और हर क्वेश्चन में होता भी नहीं होगा, ऐसा भी नहीं हर क्वेश्चन में एक 1.5 घंटा लग रहा है ना। तो बस मतलब अब एक क्वेश्चन ऑन एन एवरेज देखो, यदि 10 से 15 मिनट आप दे सकते हो, 15 मिनट आप एक क्वेश्चन पे दे सकते हो, 10 से 15 मिनट आप दे सकते, कोई दिक्कत नहीं, है ना। 10 से 15 मिनट यदि आपको फाइट मारनी है उस क्वेश्चन पे, 10 से 15 मिनट आप दे सकते हो आराम से, 15 मिनट 20 मिनट तक आप दे सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। फिर लग रहा है कि देन लीव इट, फिर उसको छोड़ दो, सॉल्यूशन देखो, है ना। और सॉल्यूशन भी हाथों हाथ मत देखो, मतलब क्या होता है, मैं ये रिकमेंड करूंगा, जैसे मान लो मुझे 10 क्वेश्चन करने होंगे, तो व्हाट विल बी माय स्ट्रेटेजी, मेरे 10 क्वेश्चन करने की स्ट्रेटेजी क्या होगी, मैंने पहला क्वेश्चन करा, ठीक है हो गया, दूसरा करा नहीं हुआ 10 मिनट 15 मिनट, तीसरा करा नहीं हुआ 10 मिनट 15 मिनट, ठीक है, फिर चौथा मुझे आ गया तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है, फिफ्थ मुझे आ गया फिर आगे बढ़ूंगा, ठीक है, फिर 6 नहीं आया, अब ऐसे 10 में से मान लो 3-4 क्वेश्चन नहीं आए, तो पहले मैं वो 10 अटेम्प्ट करके फिर वो 3-4 देख लूंगा। अब कभी ऐसा होता है कि मान लो मैंने स्टार्ट करा, है ना, नहीं इजी टू हार्ड, मतलब वो पेपर की बात हो गई, वो पेपर की, मैं घर पे करने की बता रहा हूँ, मैं घर पे कैसे करना उसकी बात कर रहा हूँ मैं, है ना। अब कभी ऐसा होता है कि मान लो पेपर में भी जैसे आप 3-4 या घर पे कर रहे हो, आपने 3-4 क्वेश्चंस करे, अब 3-4 क्वेश्चंस करे, 4 क्वेश्चन मैंने करे, चारों के चारों मेरे को नहीं आए, है ना, आप समझ ना, देखो चारों के चारों मेरे को नहीं आए घर पे, तो मैं फिर पहले थ्योरी रिवाइज करूंगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरे थ्योरी में ड्रॉबैक है, ठीक है ना। सॉल्यूशंस देखूंगा उन तीनों चारों के, एक बार थ्योरी फिर से रिवाइज करूंगा, इसका मतलब कि मुझे थ्योरी क्लियर नहीं, ठीक है, तो मैं थ्योरी देखूंगा, फिर वापस से उन 4-5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके फिर मैं आगे बढ़ूंगा, इस तरह से, है ना। हाँ, गर्व जैसे आप पेपर की बात कर रहे हो, तो पेपर में जरूर आप इजी टू हार्ड जा सकते हैं, और पेपर में तो जैसे मैं बोल ही रहा हूँ, बार बार बोलता हूँ मैं, है ना, किसी क्वेश्चन में बहुत ज्यादा अपने को टाइम देना नहीं है, बहुत टफ लग रहा है उसको आप छोड़ दो, ठीक है ना, इस तरह। तो थोड़ा सा स्मार्टली अपने को काम करना पड़ेगा, ठीक है। तब तक मैथ्स के 1 हो पाता है इन एग्जाम, ठीक है। एक्सरसाइज 1 बहुत टफ लग रही है, एक्सरसाइज 1 टफ लग रही है क्या, देखो अच्छा जैसे टफ लगता है ना, बताता हूँ टफ में भी क्या होता है, आप यदि टफ लग रही है ना कोई भी चीज, तो उसमें ना 5-5 क्वेश्चन का स्लॉट बना लो, 4-4 5-5 क्वेश्चन का, आप पूरे एक साथ मत करो, फिर पूरे एक साथ मत करो,
मैं क्या करूंगा, मान लो कोई बहुत ही टफ लग रही है मेरे को, तो फिर मैं क्या करूंगा, जैसे पहले मैंने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, ठीक है, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, उसका जितने आए, ठीक है, तो उन 5 का सॉल्यूशन देख लिया, ठीक है, वो देख लिया, उसके बाद नेक्स्ट 5 अटेम्प्ट करूँ, फिर उसमें मैं 10-10, 15-15 एक साथ नहीं करूंगा, फिर उसमें मैं 5-5, 3-4-4, 5-5 का स्लोट बनाऊंगा। उससे क्या होता है कि मैंने मान लो 5 क्वेश्चन टफ कर लिए, मेरे को 5 नए कंसेप्ट मिल गए जो मुझे नहीं आ रहे थे, 3-4 मुझे 4-5 नए कंसेप्ट मिल गए, तो 3-4 नए कंसेप्ट मिल गए, तो आगे आने वाले 5 क्वेश्चंस पे वो मेरी हेल्प करेंगे फिर, ठीक है ना। तो दैट डिपेंड्स कि अपन क्या चीज कर रहे हैं, किस लेवल पे जा रहे हैं, ठीक है ना। पर अपने को फेस तो करना है, देखो फेस हर चीज करनी है, टफ पेपर है वो भी फेस करना है, कम मार्क्स आ रहे हैं तो उसको इम्प्रूव करने का भी फेस करना है अपने को, है ना, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, वो सब चीजें चलती रहेगी, ठीक है। किसी टफ क्वेश्चन में ज्यादा टाइम तक फाइट मार सकते हैं, हाँ घर पे मारो ना 10-15-20 मिनट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अजीत सर का फोन आया था, क्या बैच बन रहे हैं क्या? नहीं ऐसा तो मेरे को तो आइडिया तो नहीं यार, मेरी तो आज ही बात हुई थी अजीत सर से, तब भी ऐसा कुछ तो नहीं अभी बैच का, तो ठीक है ना। मोरल डाउन होता है, मैथ्स डिफिकल्ट लगा, ठीक है, कभी कभी डिफिकल्ट तो देंगे ही सही यार, थोड़ा बहुत बीच में डिफिकल्ट तो देते ही रहेंगे, ठीक है। आगे वाला इजी कर दिया मैंने, चिंता मत करो, आगे वाला इजी कर दिया बस, ठीक है। जो नहीं आया उसको हाँ लीव कर सकते हो, ठीक है, चलो अच्छा। और आगे वाले में मैंने एक काम और कर दिया है आपके लिए थोड़ा सा, ठीक है, सिलेबस भी कम कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट टेस्ट में आपके पास केवल ट्रिग्नोमेट्री, ओनली ट्रिग्नोमेट्री, मतलब जो अपन पढ़ेंगे वो तो आएगा ही आएगा, और प्रीवियस में केवल ट्रिग्नोमेट्री आएगा, ठीक है। तो उसमें आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, और ट्रिग्नोमेट्री तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि अब क्या नेक्स्ट जो 2 वीक है ना, अब आपका टेस्ट है 15 तारीख को, 15 सितंबर को मेरे ख्याल से नेक्स्ट है, उसके बाद शायद एक एसआरजी का भी आप लोगों का नहीं होगा अभी, है ना, 15 सितंबर। तो अब नेक्स्ट 15 दिन है ना, वापस से आप ट्रिग्नोमेट्री पे जुड़ जाओ, पूरी ट्रिग्नोमेट्री पे, क्योंकि अभी जो चैप्टर चलेगा वो भी ट्रिग्नोमेट्री का ही है, ठीक है ना, अभी वो भी ट्रिग्नोमेट्री का ही है, ठीक है। चलो एसआरजी होता है एक क्या रैंक, फुल फॉर्म में भूल गया, स्टूडेंट रैंक कुछ इस टाइप का होता है वो, तो वो होता है, ठीक है ना, उसका टेस्ट होता है, अलग से टेस्ट होता है, तो अभी शायद फेज 1 का स्टार्ट होगा, फिर अभी पूछ लेंगे आप लोगों के लिए भी है कि नहीं है वो, ठीक है, ले लेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं ना, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन, ठीक है, चलो ओके रूपांशु। चलो तो ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में क्या है कि, चलो आप पहले सुन लो, अब हम ये बंद कर देना, इसके बाद होगा का एक क्वेश्चन सीरीज सीक्वेंस का एक क्वेश्चन, अच्छा कॉट वाला क्या, कॉट वाला क्वेश्चन ना, तो हाँ करा नहीं क्या कॉट वाला क्वेश्चन, हाँ k इक्वल टू 10 सही आंसर, ठीक है, k इक्वल टू 10 है, नहीं हुआ तो मैं हिंट दे देता हूं, पहले आप कर लेना, नहीं तो मैं सॉल्यूशन ग्रुप पे डाल दूंगा उसका, ठीक है। उसमें क्या करना है, किसी ने पूछा भी था ना, शुरू के 2 टर्म ले लेना आप, ठीक है, क्वेश्चन मुझे जहां तक याद आ रहा है कुछ ऐसा था, कॉट थीटा कोसेक थीटा टाइप का था ना, कुछ माइनस कॉट थीटा कोसेक थीटा टाइप का कुछ ऐसा था, तो कुछ मत करना, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं, मैंने इजी बना के दिया था वैसे, है ना, आपने पूछा था क्या, तो वो शुरू के 2 टर्म ले लेना बेटा, शुरू के 2 टर्म लेके सॉल्व करोगे ना, तो एक टर्म बन जाएगा वो, कॉट थीटा को कॉस थीटा बाय साइन थीटा लिख लेना, इसको 1 बाय साइन थीटा, है ना, और साइन थीटा को शायद 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 इस टाइप से लिख के बस साइन कॉस में करके एलसीएम लेना, तो ये जो शुरू के 2 टर्म्स है ना वो एक टर्म बन जाएगा, फिर उसको आप नेक्स्ट के साथ करोगे, फिर वो एक टर्म बन जाएगा, सीधा आंसर दिखेगा आपको लास्ट में सीधा आंसर दिख जाएगा आपको, ठीक है ना, एक बार ट्राई कर लेना, ठीक है, और नहीं तो पहले मैं सॉल्यूशन ग्रुप पे डाल दूंगा उसका, ठीक है। चलो तो अपन ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन स्टार्ट कर लेते हैं जब तक, राइट नाउ व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन, और ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में अपन जो अलजेब्रिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे, ठीक है, उससे क्या चीज, हाँ चैप्टर नया है बेटा, चैप्टर ही नया है, टॉपिक नहीं, चैप्टर ही नया है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के 3 चैप्टर होते हैं, एक जो अपना अभी तक चल रहा था ट्रिग्नोमेट्री रेशो एंड आइडेंटिटी, चैप्टर नंबर 2 ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन, और फिर लास्ट में आएगा एक चैप्टर, ठीक है, लास्ट में एक चैप्टर आएगा अपने पास सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, लास्ट में आएगा, ठीक है। चलो
हाँ इसकी मॉड्यूल 2 है, मॉड्यूल 2 में आज ग्रुप पे डाल देता हूँ अभी। मॉड्यूल 2 इनवर्स 12th में आता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री 12th में आता है। ठीक है, नहीं चलने दो ना, कॉपी नहीं मत बना, कॉपी इसी में चलने दो। 20 पेज तो बहुत होता है, 20 पेज में तो हो जाए, आधा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है, चलो अब चैट बंद कर दो, चैट नहीं करेगा कोई भी बच्चा। ठीक है, चलो तो देखो ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन, चैट बंद कर दो बेटा। ठीक है, मैं सब बता दूंगा, मेरे को बंद करनी पड़ेगी, आप लोग नहीं करोगे। ठीक है, चलो तो ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में क्या होता है कि अपन ने जैसे अलजेब्रिक, पहले मैं डिफरेंस आपको बताता हूँ, डिफरेंस सॉल्व करने के तरीके क्या क्या है इसमें। चैप्टर बहुत सिंपल सा है, और अच्छी बात आप लोगों के लिए ये है कि थ्योरी भी बहुत कम है इसमें। ठीक है, इसमें वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स ज्यादा है, मतलब थ्योरी तो मैं पढ़ाने लगूँ तो आज ही खत्म हो जाएगी उसकी थ्योरी, यदि फास्ट पढ़ा दूंगा तो आज भी खत्म हो जाएगी इतनी सी थ्योरी है। फॉर्मूले भी बहुत ज्यादा नहीं है, इजी टाइप के फॉर्मूले है, बस इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम करने की स्ट्रेटेजी, आंसर आइडेंटिफाई करना, वो थोड़ा सा इसका डिफरेंट पार्ट होता है। ठीक है, और अब सबसे बड़ा जो एक्चुअली डिफरेंस है ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन, मतलब अलग से अपन क्यों कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन, सबसे बड़ा उसका रीजन ये है कि जनरली क्या होता है कि जैसे अपन ने अलजेब्रिक इक्वेशन सॉल्व करी, क्वाड्रेटिक सॉल्व करी, क्यूबिक सॉल्व करी अपन ने, तो उसमें क्या होता था कि अपने पास सॉल्यूशंस जो है सर्टेन वैल्यूज आते हैं। क्वाड्रेटिक सॉल्व करी, 2 वैल्यू आ गई, बात खत्म हो गई। क्यूबिक 3 वैल्यू आ गई, बात खत्म हो गई। ठीक है, उस तरह से आता था। अब ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में जो सबसे बड़ा डिफरेंस आया, वो डिफरेंस ये आया कि अपन जब कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशो की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि पहले तो ट्रिग्नोमेट्री रेशो की वैल्यू निकलेगी, मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इसकी वैल्यू निकलेगी, फिर उसके बाद उससे थीटा की वैल्यू निकालेंगे। सो नाउ द प्रॉब्लम इज दैट कि मान लो मैंने कोई भी एक वैल्यू निकाली, लेट्स से साइन थीटा की वैल्यू मैंने निकाली 1/2। अब मैं आपसे पूछूं कि साइन थीटा 1/2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? या मान लीजिए मैंने बोल दिया cos थीटा इज इक्वल टू -√3/2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? अब यदि अपना रूल तो यही बोलता है कि यदि मैं आपको कोई इंटरवल नहीं दे रहा हूं, कोई बाउंडेशन नहीं दे रहा हूं, तो यू हैव टू टेल द कंप्लीट सॉल्यूशंस, ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ दैट इक्वेशन की जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दे। अब मैं आपसे पूछूं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 के लिए थीटा की कितनी वैल्यू होगी? इनफाइनाइट वैल्यूज, बहुत सारी वैल्यूज होगी ना। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, फिर फिफ्थ सिक्स्थ क्वाड्रेंट, इनफाइनाइट वैल्यूज होगी। सेम फॉर द cos थीटा, इसकी बहुत सारी वैल्यूज हो जाएगी अपने पास। तो अब मेन जो डिफरेंस आया वो यही आया कि प्रॉब्लम ये हुई कि ठीक है चलो भाई साइन थीटा की वैल्यू निकल गई, cos थीटा की वैल्यू निकल गई, लेकिन जब मैंने थीटा निकालने की कोशिश करी तो मैंने देखा कि यार उससे तो बहुत सारे थीटा आ रहे हैं। और प्रॉब्लम ये है कि वो थीटा जो आ रहे हैं वो रैंडम टाइप के दिखे मुझे, डायरेक्टली ऐसा भी नहीं कोई एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दिख गया है जो, मतलब रैंडम टाइप के दिखे। जैसे फॉर एग्जांपल यदि मैं sin थीटा इक्वल टू 1/2 की बात करूंगा, उससे यदि मैं थीटा निकालूंगा तो पहला एंगल π/6 आया, फिर मेरे पास 5 π/6 आया, उसके बाद फिर मेरे पास 2 π + π/6 आया, उसके बाद मेरे पास 2 π + 5 π/6 आया। ठीक है, कॉस में निकालना चाहा तो कॉस में अलग ही टाइप की कहानी चल रही थी। तो cos थीटा इज इक्वल टू -√3/2 की बात करें तो यहाँ पे अलग ही कहानी चल रही थी cos की, कि cos में पता लगा -π/6 आ गया, देन +π/6 आ गया, फिर उसके बाद फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में चली गई वैल्यू, 2π - π/6 आ गई वैल्यू, ऐसी चली गई अपने पास। ठीक है, तो इसलिए फिर मैंने क्या देखा कि यार ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में तो हर रेशो के अकॉर्डिंग अलग ही अलग एंगल्स, अलग ही टाइप के एंगल चलते रहते हैं। इनफाइनाइट आ रहे हैं वो ठीक है, अब सारे सेम टाइप के चेंज हो रहे हैं, मतलब इसमें 2π+ करना पड़ा, इसमें कोई 2π- फिर अलग से आएगा अपने पास। सारे एंगल्स का जो पैटर्न आ रहा था वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट आ रहा था। ठीक है, तो लेकिन हाँ डिफरेंट तो आ रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजें मैच भी कर रही थी, मतलब एकदम प्योरली डिफरेंट भी नहीं दिखा।
कैसे कि आपको जैसे आपको देखो कि अच्छा ठीक है भाई ये दो एंगल है, उसके बाद फिर दोनों में 2 पाई ऐड हो गया, फिर उसके बाद नेक्स्ट दो एंगल लिखूंगा तो दोनों में 4 पाई ऐड हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट एंगल लिखेंगे तो दोनों में 6 पाई ऐड हो जाएगा। तो डिफरेंट भी है, कहीं ना कहीं पैटर्न भी है, बट द पॉइंट इज दैट कि वो पैटर्न साइन के लिए अलग है, वो पैटर्न कॉस के लिए अलग है, वो पैटर्न टेन के लिए अलग है, क्योंकि जो चेंज होने की फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, टेन साइन में पॉजिटिव वैल्यू आती है तो वो फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाती है, कॉस में पॉजिटिव वैल्यू फर्स्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाती है, राइट। सो दैट्स व्हाई ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में अपन ने सबसे पहले तो क्या करा फिर कि मैंने कहा यार कि अब इतने सारे एंगल्स लिखेंगे अपन, कैसे लिखेंगे एंगल, कैसे बताएं किसी को आंसर बताना हो तो कि भाई साइन थीटा 1/2 कितने एंगल, आप मुझे बोलो कि 0 से पाई में बताओ तो मैंने कहा ठीक है जी 0 से पाई में पाई/6 हो गया, पाई/6 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आपने बोला 0 से 4 पाई में भी चलो मैंने निकाल लिया, पर आपने बोला नहीं सारे एंगल्स बताओ, तो अपन किसी को कैसे बताएं सारे एंगल्स, ठीक है। तो अपन ने क्या करा कि उन वो जो एंगल्स आ रहे थे उन एंगल्स का पैटर्न आइडेंटिफाई करके, उन एंगल्स का पैटर्न आइडेंटिफाई करके उस पैटर्न की फॉर्म में अपन ने आंसर बताया, पैटर्न की फॉर्म में आंसर बताया। मतलब आप इस चीज को बिल्कुल ऐसे समझे कि जैसे आप लोगों ने एपी सबने पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो आप किसी भी सीरीज की एक nth टर्म लिखते हैं ना, जैसे मान लो आपने एपी की nth टर्म लिख दी, मान लो लेट्स से 3 + 2n, तो ये nth टर्म लिखने का मतलब क्या हुआ, ये nth टर्म लिखने का मतलब ये हुआ कि आप इसमें n की वैल्यू रखते जाओ, आपके पास सारी टर्म्स आ जाएगी, n = 1 फर्स्ट टर्म, 2 सेकंड, 3 थर्ड टर्म, n = 4 फोर्थ टर्म, लाइक दैट यू कैन गेट होल एपी। आप बोलो 100 टर्म 100 निकल जाएगी, 1000 टर्म, सारी एपी की सारी टर्म्स में निकाल सकता हूं उस तरह से। तो दिस इज लाइक द पैटर्न। तो ऐसे ही अपन ने क्या करा कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के जितने भी एंगल्स आ रहे थे उन एंगल्स का पैटर्न आइडेंटिफाई करा और उस पैटर्न की फॉर्म में अपन ने आंसर बता दिया कि हाँ भाई ये आंसर है, इससे आपको सारे एंगल्स मिल जाएंगे। सो दिस इज द मेन डिफरेंस इन अवर एल्जेब्रिक इक्वेशन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, क्योंकि वहां पे मेरे पास 2 3 4 सॉल्यूशंस आ रहे थे तो वो मैंने लिख के बता दिए, ठीक है। इंटरवल्स इनइक्वालिटी सॉल्व करते थे, वहां पे पूरा एक इंटरवल बना लिया मैंने, यहाँ पे इंटरवल की फॉर्म में आंसर बता दिया। अब यहाँ पे ना तो इंटरवल बन रहा है ना 3 4 सॉल्यूशन आ रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए अपन ने यहाँ पे एक फॉर्मेट बनाया है, हर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का एक फॉर्मेट बनाया हुआ है, तो अपन उसी फॉर्मेट में उसके आंसर्स बताओ, ठीक है ना। तो पहला लॉजिक तो इसमें ये था कि ये सब अपने को क्यों जरूरत पड़ी या अलग लिखने के लिए, तो वो अलग लिखने की जरूरत मुझे इसलिए पड़ी थी उसमें, ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट एंगल्स आ रहे थे मेरे पास और उन इनफाइनाइट एंगल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे ये जरूरत पड़ी, ठीक है। तो इसीलिए जब भी अपन ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो आपसे क्वेश्चन में जनरली 3 टाइप के सॉल्यूशंस पूछे जाते हैं, 3 टाइप के सॉल्यूशंस, ठीक है। 3 टाइप के सॉल्यूशन कौन कौन से सॉल्यूशंस होते हैं 3 टाइप के। सबसे पहला सॉल्यूशन इसमें पूछा जाता है आपसे सबसे फर्स्ट टाइप का सॉल्यूशन रहता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन। सेकेंड टाइप का सॉल्यूशन लेट्स से जनरल सॉल्यूशन, और थर्ड टाइप का सॉल्यूशन आता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। ये 3 टाइप के सॉल्यूशन आपसे जनरली पूछे जाते हैं इसमें, ठीक है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है जो x बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई में आता है, x बिलोंग्स टू 0 से लेके 2 पाई में जो सॉल्यूशन है दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है, 0 से 2 पाई। जनरल सॉल्यूशन मतलब, जनरल सॉल्यूशन मतलब आप मान लो कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन, ऑल पॉसिबल एंगल्स,
ऑल पॉसिबल एंगल्स, ठीक। पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इन गिवन इंटरवल, गिवन इंटरवल। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से x बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई, x बिलोंग्स टू -पाई टू पाई, ठीक है। इंटरवल विल बी गिवन इन द प्रॉब्लम, इंटरवल विल बी गिवन इन क्वेश्चन, ऐसा आप लिख सकते हो। आप बोलो कि इंटरवल कहां से आएगा, कैसे सोचेंगे, ठीक है, ये अपने को नहीं सोचना है, वो क्वेश्चन में गिवन रहेगा अपने को, ये क्वेश्चन देने वाले का काम रहेगा, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन में साफ साफ लिखा रहता है, ठीक है। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन मतलब पूरे पॉसिबल निकालने रहेंगे, ठीक है। फाइंड द सॉल्यूशन फॉर x बिलोंग्स टू 0 टू 2 पाई, तो आप समझ जाओ 0 से 2 पाई में ही निकालने हैं अपने को। प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोल दे, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन 0 से 2 पाई। इसमें 0 से 2 पाई में बेटा ये ध्यान रखना कि 0 को इंक्लूड किया हुआ है और 2 पाई को इंक्लूड नहीं किया हुआ है, दिख रहा है ना। 0 को इंक्लूड किया हुआ है और 2 पाई को इंक्लूड नहीं किया हुआ है। आगे बात समझ में, चलो इसको लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। चल अब सॉल्यूशंस लिखते हैं अपन। फॉर्मेट जो मैं बोल रहा था आपको कि अपन ने सबका एक फॉर्मेट बना रखा है, तो अपन फॉर्मेट लिखते हैं वो, ठीक है। फॉर्मेट कैसे लिखा है अपन ने, उसका तरीका क्या है, मतलब कुछ नहीं, एक तरह से मान लो ऑब्जर्वेशन से लिखा है अपन ने, ज्यादा कुछ अपन ने आइडेंटिटीज को यूज करा है ना, और कुछ अपन ने ऑब्जर्वेशन से लिखा है, ठीक है ना। प्रथम पूछ रहा था, ये फर्स्ट चैप्टर पे ही, बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर पे ही बेस्ड है पूरा, ठीक है ना। बस आप तो है ना, मतलब पूरा, मतलब आपको लगेगा ही नहीं अलग से कुछ ट्रिग्नोमेट्री में अलग से कुछ चल रहा है, क्योंकि जो अपने पहले वाले ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले सारे यूज होंगे उसमें, सारे a+b ले लो, आइडेंटिटी सब चीजें यूज होगी, तो इसके फॉर्मूले तो सारे ऐसे कैसे चल ही रहे अपने पास, मतलब आपको लगेगा ही नहीं अलग से कुछ, बस 3-4 कुछ 8-10 चीजें अलग से आएगी, वो छोटी छोटी सी, है ना, बस वो अपने को अलग से याद रखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं 3 सॉल्यूशंस की, that is sin theta equals to 0, second cos theta equals to 0 and third tan theta equals to 0, ठीक है। ये अपन लिख रहे हैं जनरल सॉल्यूशंस, जनरल सॉल्यूशंस अपन लिख रहे हैं। फॉर्मूला मान सकते हो आप इसको चाहे तो, क्योंकि ये अपने को एग्जाम में डायरेक्ट लिखना रहेगा, अपने सॉल्यूशन में डायरेक्ट लिखना पड़ेगा। sin थीटा इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब से आगे के लिए आप ये ध्यान रखना, मैंने ट्रिग्नोमेट्री में भी ये चीज बोली थी, फिर से बोल देता हूं कि साइन थीटा इक्वल्स टू 0 का मतलब थीटा इक्वल्स टू 0 नहीं होगा। थीटा इक्वल्स टू 0 is one of the possibility, correct? Theta equals to 0 is not wrong but incomplete। भाई इक्वेशन में तो आप जितने आंसर आ रहे हैं वो आपको बताने ही बताने हैं, तभी मैं उसको कंप्लीट मानूंगा, ठीक है।
तो साइन थीटा इक्वल्स टू 0 लिखा कैसे है, तरीका समझ लो, बाकी तो आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा। ग्राफ याद है कि नहीं? ग्राफ नहीं याद हो तो आज घर जाके एक बार ग्राफ सारे देख लेना, है ना। ग्राफ की जरूरत पड़ेगी, थोड़ी थोड़ी सी बीच बीच में ग्राफ की कहानी आती रहेगी, ठीक है। और कुछ नहीं, मतलब अच्छी बात ये कि साइन कॉस 10 से काम हो जाएगा आपका, साइन कॉस और 10 बस 3 से काम हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। याद है साइन एक्स का ग्राफ, साइन थीटा का ग्राफ ऐसा है ना। अब बताओ थीटा इक्वल्स टू 0 की वैल्यू 0 पाई 2 पाई 3 पाई माइनस पाई, है ना। साइन थीटा इक्वल्स टू 0 के लिए थीटा इक्वल्स टू 0 आया, पाई 2 पाई 3 पाई आया, माइनस पाई माइनस 2 पाई, तो मैंने लिख दिया उसको थीटा इज इक्वल्स टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। साइन थीटा इक्वल्स टू 0, थीटा इक्वल्स टू n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। अब आप बोलते हैं कि नहीं सर, मैंने तो मेरे से तो क्वेश्चन में पूछा था उसने केवल 0 से 4 पाई में बताओ आंसर, तो 0 से 4 पाई में मुझे आंसर बताना होता तो मैं पहले तो ये लिखता, पहले तो थीटा इक्वल्स टू n पाई लिखता, उसके बाद इसमें n की वैल्यूज रखते जाता, n बिलोंग्स टू इंटीजर, सारे पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर सारे इंटीजर रखता जाता, और जितने आंसर 0 से 4 पाई तक मुझे दिख रहे होते वो सारे आंसर्स में बता देता। n इक्वल्स टू 0 रखा 0 आ गया, n इक्वल्स टू 1 रखा पाई आ गया, n इक्वल्स टू 2 रखा 2 पाई आ गया, n इक्वल्स टू 3 रखा 3 पाई आ गया, n इक्वल्स टू 4 रखा 4 पाई आ गया। तो मेरे पास कितने सॉल्यूशन बन गए? 5 सॉल्यूशन बन गए अपने पास, ठीक है। यदि वो जनरल सॉल्यूशन पूछता तो मैं आंसर बताता थीटा इक्वल्स टू n पाई, यदि मेरे से वो 0 से 4 पाई में आंसर पूछता तो मैं 5 सॉल्यूशन बताता, निकालता इसी की हेल्प से मैं, लेकिन कुल मिला के आई बात समझ में। टेन थीटा की कहानी भी यही है, क्योंकि टेन थीटा तो कुल मिला के साइन थीटा बाय कॉस थीटा है ना, कॉस थीटा को उधर ले जाओ तो घूम फिर के ये तो साइन थीटा इक्वल्स टू 0 बन गया, तो इसका भी थीटा इक्वल्स टू n पाई लिख लेना, n बिलोंग्स टू इंटीजर ही लिख लेना, इसमें अलग से कुछ है नहीं। cos थीटा इक्वल्स टू 0 देख लेते हैं, cos थीटा इक्वल्स टू 0, cos थीटा इक्वल्स टू 0, cos थीटा इक्वल्स टू 0, तो ये होता है पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 5 पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 2। अब देखो पैटर्न कैसे बनाते हैं अपन, है ना, पैटर्न बनाना समझो, ठीक है। बहुत सी बार आपको बनाना पड़ेगा, नए पैटर्न आ गए कुछ एग्जाम में, उसने कॉम्पिटिशन में नई चीज दे दी, आपको सोचना पड़ेगा। तो मैंने देखा क्या क्या आया, -3 पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 5 पाई बाय 2, ऐसा। तो मैंने देखा पाई बाय 2 का, देखो मैं क्या देख रहा हूं, पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल, पाई बाय 2 इंटू 1, पाई बाय 2 इंटू 3, पाई बाय 2 इंटू 5, पाई बाय 2 इंटू -1, पाई बाय 2 इंटू -3, पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल। तो पाई बाय 2 का ऑड नंबर कभी भी लिखना हो तो सबसे सही तरीका, ऑड नंबर लिखना हो तो क्या लिखते हैं, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2। कोई बच्चे सोच रहे होंगे कि जी 2n प्लस 1 की जगह 2n माइनस 1 भी तो ले सकते थे, है ना, ले लेते, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी ले सकते हैं, पर ठीक है ज्यादातर लोग ये यूज कर रहे हैं तो अपन मेजोरिटी के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो फिर अपन यही लिख देंगे, ये लिखेंगे तो गलत कोई नहीं मानेगा हालांकि, ठीक है, पर प्रेफर इसी को करना, ठीक है, राइट। तो थीटा साइन थीटा इक्वल्स टू 0, थीटा इक्वल्स टू n पाई, ठीक है, और टेन थीटा इक्वल्स टू 0, थीटा इक्वल्स टू n पाई, ठीक है, ये अपन लिख सकते हैं। इसमें कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा होगा तो समझा देता हूं मैं फिर से ईशान। थीटा इक्वल्स टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2 कैसे लिखा, थीटा इक्वल्स टू -3 पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 पाई बाय 2 3 पाई बाय 2, तो मुझे आंसर देख के ये समझ में आया कि पाई बाय 2 के साथ मल्टीप्लाई में ऑड नंबर्स लगाने हैं, पाई बाय 2 के साथ मल्टीप्लाई में ऑड नंबर लगाने हैं, -3 -1 1 3 5। तो ये पाई बाय 2 के साथ ऑड नंबर कभी भी लिखना हो, ऑड नंबर लिखना हो तो सबसे सही तरीका क्या होता है, 2n प्लस 1 लिख दो या 2n माइनस 1 लिख दो, और इवन नंबर लिखना हो तो क्या लिख देंगे, 2n लिख देंगे अपन, है ना। आप बोलो केवल n क्यों नहीं लिख रहे अपन, देखो केवल n लिखूंगा तो क्या दिक्कत होगा, आप बोलो कि नहीं सर केवल n पाई बाय 2 लिख दो ना, क्या दिक्कत है। अब n पाई बाय 2 लिखोगे तो फिर आपको लिखना पड़ेगा, जो मैंने ये n बिलोंग्स टू इंटीजर लिख दिया उसकी जगह मुझे लिखना पड़ेगा n इज ऑड
नंबर, तो उस चीज से बचने के लिए मैं यहाँ पर सिमिलरिटी चाह रहे ना भाई, यहाँ इंटीजर यहाँ पे भी, वो 2n+1 अपन ने लिख दिया। आई कि नहीं बात समझ में? चलो सब बच्चे लिख लो इसको, और कोई डाउट हो तो यहां तक को अब आप बताओ। अब मैं ओपन करता हूं चार्ट। प्रिंसिपल और पर्टिकुलर हो सकता है ना, 0 से 2 पाई में जब भी पूछेगा प्रिंसिपल और पर्टिकुलर सॉल्यूशन एक ही होंगे ना। इज देयर एनी जनरल सॉल्यूशन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो? मैं समझा नहीं यार, ऑल वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मैं आपकी बात समझा नहीं। मतलब मेरे ख्याल से जो आप पूछना चाह रहे हो वो यही पूछना चाह रहे हो क्या कि जैसे साइन थीटा की वैल्यू कभी 1/2 आएगी, कभी -1/√2 आएगी, तो सबके लिए अपने पास फॉर्मूला, सबके लिए लिखेंगे अपन, क्योंकि मुझे थोड़ी ना पता इक्वेशन में हमेशा 0 थोड़ी ना आएगा, इक्वेशन में हमेशा 0 थोड़ी ना आएगा, सबके लिए ही है मेरे पास। ठीक है, देन थीटा 3π/2 ऑल्सो, इसमें ना, हाँ ठीक है ना, 4π में -2π -2, ये कैसे लिखोगे यार पर पाटीदार? ये कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हो तुम? आप ये बोल रहे हो कि 0 से 4π में -π, यार ये क्यों लिखूंगा मैं? बताओ यार, ये तो आप बोल रहे हो 0 से 4π में -π, इस इंटरवल में क्यों आएगा? मतलब मैं समझा नहीं, इसमें क्यों लिखेंगे? 0 से 4π पूछा है तो उसमें जो आएगा वही लिखेंगे ना, उससे बाहर क्यों लिखेंगे अपन, है ना? लिख लिया? आ गई यहां तक की कहानी? सबको समझ में है अभी तक? किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? स्नेहा, चलो मिटा दें, आप लिख लिया? वेरी गुड। ऐसे अपन, है ना, एक्चुअली क्या हर वैल्यू का नहीं निकालेंगे, वो अभी मैं बताता हूं आपको। वो जो आपको मुझे लग रहा है वैल्यू से कंफ्यूजन, आप सोच रहे हो कि हर वैल्यू का ऐसे अलग अलग निकालेंगे, नहीं, वो जीरो का पैटर्न अलग चलता है, इसलिए मैंने जीरो का निकाला। अब एक जनरल निकालेंगे अपन, एक्चुअली अब अपन क्या जनरल निकालेंगे, ऐसे हर वैल्यू का नहीं निकालेंगे कि आप बोले 0 का निकाला, अब अपन 1/2 का निकालेंगे, फिर माइनस, ऐसे नहीं। अब अपन जीरो का पैटर्न अलग रहता है, जीरो कॉमन होता है, इसलिए उसका अलग से लिख लिया, है ना। और बाकी में अब अपन क्या कि सबका, अब अपन एक जनरल बात करेंगे, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, वही 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 लाइन कट करके ग्राफ से, है ना। इसमें थोड़ा सा जनरल सॉल्यूशन। ये आयुष जैन क्या टाइप करा आपने? आयुष जैन, आयुष नहीं, पीयूष, सॉरी, पीयूष जैन ने पता नहीं क्या टाइप करा। चलो अब नंबर 4 है, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। ये समझना हो, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा। मैं पहले पूरा समझाऊंगा, उसके बाद फिर आप डाउट पूछना, नहीं तो पहले से बहुत सारे डाउट आ जाएंगे। वेयर अल्फा बिलोंग्स टू -π/2 से लेकर π/2, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, वेयर अल्फा बिलोंग्स टू -π/2 से लेकर π/2, अल्फा बिलोंग्स टू -π/2 से लेकर π/2। ठीक है, नाउ व्हाट इज अल्फा एंड व्हाट इज थीटा? ठीक है, अब होता क्या है कि जैसे अभी मैंने बताया था आपको कि आप जैसे इक्वेशन सॉल्व करोगे, अब इक्वेशन सॉल्व करोगे तो आपको तो पहले साइन थीटा की वैल्यू मिलेगी, या कॉस थीटा की वैल्यू मिलेगी, या टेन थीटा की वैल्यू, या सेक कोसेक की, उसकी वैल्यू मिलेगी। ठीक है, डायरेक्ट थीटा तो नहीं मिलेगा ना, पहले तो साइन थीटा मिलेगा, इक्वेशन तो साइन थीटा के फॉर्म में क्वाड्रेटिक या ऐसा कुछ रहेगा। ठीक है, तो उससे मैं पहले ये रिलेशन लिख लूंगा। ये रिलेशन कैसे लिखना है? ये साइन अल्फा आपको लिखना पड़ेगा, ये साइन अल्फा आपको, थीटा वेरिएबल लेके चल रहे हैं अपन, ठीक है। और ये अल्फा साइन अल्फा आपको लिखना पड़ेगा, वेयर अल्फा इज बिटवीन -π/2 टू π/2। अल्फा जो है वो -π/2 से π/2 के बीच में कोई एंगल होगा।
ठीक है। अब ये माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 का लॉजिक क्या है कि आप बोले कि माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 क्यों लिया, 0 से पाई क्यों नहीं लिया, 0 से और कुछ क्यों नहीं लिया। ठीक है, अपन ने ये इंटरवल जो लिया वो ऐसा लिया है कि देखो साइन थीटा की रेंज कहां से कहां तक होती है, -1 से 1 तक होती है। ठीक है, तो जब मैं इक्वेशन सॉल्व करूंगा तो उसी से मुझे मतलब रहेगा जो साइन थीटा इक्वल टू -1 से 1 के बीच में आ रहा होगा, है ना। जैसे मान लो किसी इक्वेशन में मेरे को साइन थीटा इक्वल टू 3/2 दिया होगा, तो उसका तो मैं कुछ करूंगा ही नहीं, नो सॉल्यूशन लिख दूंगा, है ना। साइन थीटा इक्वल टू लेट से -2 आ गया होगा, उसका तो कुछ करेंगे नहीं, नो सॉल्यूशन लिख देंगे। भाई मेरे काम का तो तभी आएगा जब लेट से साइन थीटा इक्वल टू 1/2 आ गया, या साइन थीटा इज इक्वल टू लेट से -1/√2 आ गया, ये सब मेरे काम के। तो ठीक है, राइट। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि आप सबसे पहले साइन अल्फा आपको लिखना पड़ेगा। आप अल्फा क्या करना, -π/2 से π/2 के बीच में एक एंगल चूज कर लेना। Why we have chosen -π/2 to π/2? Because -π/2 से लेके π/2 के बीच का ग्राफ यदि आप sin x में ध्यान से देखोगे तो ये ग्राफ -1 से 1 के बीच में जा रहा है। तो आप कोई सी भी वैल्यू बताओगे यदि -1 से 1 के बीच में, तो हर वैल्यू के करस्पॉन्डिंगली आपको एक एंगल अवेलेबल है इस इंटरवल में। इस इंटरवल में हर वैल्यू के करस्पॉन्डिंगली एक एंगल अवेलेबल है। ठीक है, एक वैल्यू आप कुछ भी बोलो, आपने बोला 1/2, तो भाई आप कोई भी एक वैल्यू बताओ, हर वैल्यू के लिए एक एंगल है, यूनिक एंगल। यहां से यहां तक ये एंगल, ये वाला लेंगे तो ये एंगल, ये लेंगे तो ये एंगल, ये लेंगे तो ये, एक वैल्यू के लिए एक ही एंगल है, सिंगल एंगल, न एक से ज्यादा न एक से कम। ठीक है, आप बोलो कि इस इंटरवल में एंगल मिला ही नहीं, तो इस इंटरवल में एंगल तभी नहीं मिलेगा आपको जब आपके पास साइन थीटा की वैल्यू -1 से 1 से बाहर होगी, तभी आपको वो एंगल नहीं मिलेगा। अदरवाइज तो डेफिनेटली इस इंटरवल में यू विल गेट अ यूनिक एंगल for every value of sin theta is equals to between -1 to 1. That angle is alpha. That angle is alpha. For example, let's say sin theta equals to 1/2 है, तो मेरा अल्फा होगा sin of π/6. sin theta equals to -1/√2 है, तो मैं लिखूंगा इसको sin of -π/4. ठीक है। अब एक क्वेश्चन और आ रहा होगा आपके दिमाग में कि आप बोले कि सर साइन थीटा की कोई ऐसी वैल्यू आ गई जिसका एंगल मुझे पता ही नहीं हो, तो क्या करेंगे जी। आप बोलोगे सर 1/3 आ गया, तो अब 1/3 पॉसिबल तो है ना, और एंगल तो लिख नहीं सकते आप, अल्फा तो लिख ही नहीं पाओगे, फिर आप बोले अल्फा क्या लिखेंगे। ठीक है, उसको लिखने का भी एक तरीका है अपने पास, वो भी मैं क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा, है ना। यदि कभी कोई ऐसी वैल्यू आए, क्योंकि सॉल्यूशन तो बनेगा, नो डाउट, ऑब्वियसली सॉल्यूशन तो बनेगा, उसके लिए ठीक है मेथड है अपने पास, कैसे लिखेंगे वो मैं क्वेश्चन में बताऊंगा, कभी ऐसी वैल्यू आएगी जब। ठीक है, तो अभी मैं मान के चल रहा हूं कि अल्फा जो है अपना कोई स्टैंडर्ड एंगल है -π/2 से लेकर π/2 के बीच में। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं इसको। साइन अल्फा को मैं इधर ले जाता हूं, तो साइन सी माइनस साइन डी इक्वल्स टू 0 हो गया। 2 साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लिख देना, 2 cos c प्लस d/2 एंड साइन c माइनस d/2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, 2 को उधर ले जाते हैं। ठीक, 2 को उधर ले जाएंगे तो मेरे पास फिर आएगा cos थीटा प्लस α/2 इज इक्वल टू 0 और sin थीटा माइनस α/2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, cos थीटा इज इक्वल टू 0, सो थीटा इज इक्वल टू, अभी लिखा था, अब इसको थीटा मान लेंगे अपन, ये कंप्लीट थीटा हो गया मेरे लिए, हो गया ना। अभी जैसे cos थीटा इक्वल टू 0 लिखा था, तो ये कंप्लीट थीटा हो गया। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू π/2, 2 से 2 कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई माइनस अल्फा, 2n प्लस 1 इंटू पाई माइनस अल्फा। ठीक है, और थीटा माइनस α/2 इज इक्वल टू n पाई लिखेंगे, साइन थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू n पाई, अभी बताया था साइन थीटा, अब इसको थीटा मान लेना, तो थीटा इक्वल टू n पाई, तो थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2n पाई, तो थीटा इज इक्वल टू
2n पाई प्लस अल्फा। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू आप या तो ये ले सकते हो या ये ले सकते हो। ठीक है, तो अब अपन ने क्या करा यार कि दो आंसर, बहुत सी बार क्या होता है कि अब जैसे ये दो आंसर ऑब्वियसली अलग अलग हैं, पर मेरे पास हो सकता है कोई ऐसा तरीका मिल जाए कि जिससे इन दोनों को मैं एक ही फॉर्म में लिखूं। ठीक है, और पॉसिबल भी हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अब देखना, समझना मैं कैसे कंबाइन कर रहा हूं। इससे मेरे पास थीटा की वैल्यू कौन कौन सी आई, पाई माइनस अल्फा। ठीक है, n इक्वल टू 0 करा, पाई माइनस अल्फा। ठीक है, n की वैल्यू एक्चुअली क्या है, वैसे मैंने अभी दोनों जगह n लिख दिया, जनरली दोनों जगह अपन n नहीं लिखते, यहाँ अलग वेरिएबल लेते हैं, यहाँ पे अलग वेरिएबल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये वाला n और ये वाला n इंडिपेंडेंट है। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे 1 रख रहा हूँ तो वहां पे भी 1 ही रखना, यहाँ पे 1 रखो, वहां 2 रखो, 0 रखो। ठीक है, लेट्स से n इक्वल्स टू 0 रखा, n इक्वल्स टू 2 रखा और 0 पे ये आया, n इक्वल्स टू 1 रखा तो ये आया, n इक्वल्स टू 2 रखा तो ये आया। यहाँ पे n इक्वल्स टू 0 पे अल्फा आया, n इक्वल्स टू 1 पे 2 पाई प्लस अल्फा आया, दिख रहा है ना। ठीक है, 4 पाई प्लस अल्फा आया, 4 पाई प्लस अल्फा आया, है ना। अब आप देखो दोनों को मैं कैसे मिलाता हूं, ध्यान से समझना। मैंने देखा यहां पे जो पाई का मल्टीपल है वो ऑड है, तो इसके साथ यहां बीच में माइनस, समझना बात, यहां पे ऑड यहां पे माइनस, लिख वो भी लिख ऐसे ही रहे अपन, पाई प्लस अल्फा। इसमें लेकिन जो पाई का मल्टीपल है वो इवन है और फिर प्लस है। तो मुझे क्या समझ में आया कि मैं पाई का मल्टीपल, मतलब मुझे ऐसा आंसर लिखना है कि यदि मैं पाई का मल्टीपल ऑड लेता हूं तो माइनस आ जाए, और पाई का मल्टीपल यदि इवन लेता हूं तो प्लस आ जाए, है ना। यदि ऐसी पॉसिबिलिटी दोनों को मिला के लिख पाऊं तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। तो मैंने क्या लिखा, ध्यान से देखना, मैंने क्या लिखा, थीटा इज इक्वल टू एन पाई। ठीक है, मैंने आपसे बोला थीटा इक्वल टू एन पाई, मतलब आप पाई का मल्टीपल ऑड भी ले लो, इवन भी ले लो, लेकिन मुझे अब ये ध्यान रखना है कि जब यहाँ पे ऑड आए तो बीच में माइनस आ जाए, और जब यहाँ पे इवन आए तो यहाँ पे प्लस आ जाए। उसका सबसे अच्छा तरीका होता है -1 टू द पावर n, प्लस -1 पावर n, क्योंकि -1 पावर n आपको क्या देता है, ऑड पे माइनस दे देता है ना, और इवन पे प्लस दे देता है ना। ऑड पे माइनस और इवन पे प्लस दे देता है, बस ऑटोमेटिकली जब आप n की वैल्यू इवन लोगे तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और n की वैल्यू ऑड लोगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और अल्फा ऐसा कैसा लिख दो, n बिलोंग्स टू। तो मुझे दो आंसर नहीं लिखने पड़ेंगे, अच्छी बात ये है। ठीक है, मेरा एक ही आंसर में काम हो जाएगा, इसमें ये सारे एंगल्स भी आएंगे और ये सारे एंगल्स भी आ जाएंगे मेरे पास। ऐसा नहीं एंगल कम नहीं हुआ है, एंगल कम नहीं हुआ है, एंगल तो आ गए सारे, उधर वाले एंगल भी आ गए, इधर वाले भी एंगल भी आ गए। तो फाइनली आपको साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा का जनरल सॉल्यूशन ये लिखना है, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू पावर n इनटू अल्फा। आई की नहीं बात समझ में? ब्रीफली मैं रिपीट कर देता हूं बेटा, फिर से समझ लो ना। साइन अल्फा को इधर ले गए, ठीक है, साइन सी माइनस साइन डी लगा दिया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। 2 को उधर ले गए, cos थीटा इक्वल्स टू 0 कर दिया, sin थीटा इक्वल्स टू 0 कर दिया। भाई सीधे सीधे प्रोडक्ट में दो नंबर, दो फैक्टर टाइप के हो गए, तो या तो ये 0 हो जाए या ये 0 हो जाए। cos थीटा, अब इसको थीटा की तरह देख रहा हूं मैं, तो ये मुझे पता ही है कि cos थीटा इक्वल्स टू 0, तो थीटा इक्वल्स टू 2n + 1 पाई बाय 2, sin थीटा इक्वल्स टू 0, तो थीटा इक्वल्स टू n पाई। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक ये आ गया। ठीक है, अब मैंने क्या करा, बस ये जो समझने वाली चीज है, मैं क्या देख रहा हूं कि इसमें n की वैल्यूज रखा, ये मुझे ये सारे एंगल्स दे रहा है, ये मुझे ये सारे एंगल्स दे रहा है। मुझे दोनों को मिला के लिखना था, मतलब पॉसिबल हो गया, ऐसा नहीं कि हमेशा हो पाएगा, हो गया। ठीक है, तो मैंने क्या देखा, देखो आप दोनों n पाई रहा है, मतलब पाई के साथ 2 भी आ रहा है, पाई के साथ 1 भी आ रहा है, पाई के साथ 3 भी आ रहा है, पाई के साथ 4 भी आ रहा है। डिफरेंस ये है कि जब पाई के साथ यहाँ पे इवन आता है तो यहाँ पे प्लस आ रहा है, जब पाई के साथ यहाँ पे ऑड है तो यहाँ पे माइनस है। ऑड के साथ माइनस चाहिए, इवन के साथ प्लस चाहिए, सबसे अच्छा तरीका -1 की पावर n, इवन के साथ प्लस, ऑड के साथ माइनस। आप n की वैल्यू रख के देख लेना, n इक्वल टू 1 रखोगे तो पाई माइनस अल्फा मिल जाएगा, n इक्वल टू 2 रखोगे
तो 2 पाई प्लस अल्फा मिल जाएगा। n इक्वल टू 0 रखोगे तो ये मिल जाएगा, n इक्वल टू 3 रखोगे तो ये मिल जाएगा। तो वो जो दो अलग अलग एंगल्स लिखे हैं उसकी वजह अपने को सारा एक सॉल्यूशन में काम हो जाएगा। ठीक है, चलो लिख लो इसको। अल्फा का कंसेप्ट अभी जिसको डाउट होगा अल्फा का कंसेप्ट में आगे और समझाऊंगा। अभी अल्फा का मतलब और समझ में आएगा अभी, ठीक है ना। अभी वाले आप इसको याद कर लो, मैं धीरे धीरे क्वेश्चंस में यूज करेंगे तो अल्फा का मतलब समझ में आएगा। कोई रिकॉर्डिंग की पूछ रहा था पहली वाली क्लास की, तो रिकॉर्डिंग तो मैंने शायद उस पर डाली हुई है बेटा। मतलब हो सकता है मैंने उस पर ग्रुप पे पोस्ट नहीं करी, पर रिकॉर्डिंग अपडेट तो कर दी। एक बार देख लेना, मैं चेक कर लूंगा। और मुझे जो याद है मैंने कल लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग डाल दी थी। डाउट है क्या किसी को? कौन ने हाथ खड़ा करा है? अर्शल को डाउट है क्या? क्या डाउट है अर्शल, बताओ। समझ में आ गया कि नहीं? कोई डाउट है क्या किसी को इसमें? चलो कॉस में 0 से 3 पाई/2 लेंगे अल्फा क्या? नहीं, अगर बाकी जो दो फॉर्मूला अगर उनका यूज करके निकालेंगे तो क्या वो कभी गलत हो सकता है क्या? नहीं नहीं नहीं, गलत नहीं होगा वो। अल्फा इक्वल्स टू थीटा क्यों नहीं लिखा उत्कर्ष? अल्फा इक्वल्स टू थीटा इज द वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। अल्फा इक्वल्स टू थीटा इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। ठीक है, वो जो मैंने आंसर लिखा है उसमें लास्ट में अल्फा मतलब आप n इक्वल्स टू 0 रखोगे तो अल्फा इक्वल्स टू थीटा भी आ ही जाएगा अपने पास। अल्फा इक्वल्स टू थीटा भी आ ही जाएगा। ठीक है, फिफ्थ लेते हैं cos थीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फा। यहां पे अल्फा है 0 से पाई तक, यहां पे अल्फा है 0 से पाई तक। और आपको समझ में आ रहा होगा क्यों 0 से पाई लेना पड़ा अपने को, क्यों -π/2 से π/2 नहीं ले पाए, क्योंकि इसमें दिक्कत क्या था। हाँ, -π/2 से π/2 लूंगा तो भी भैया 0 से 1 ही आएगा, फिर नेगेटिव कहां पे लूं? तो इसलिए इसमें नेगेटिव रखने के लिए मुझे 0 से पाई तक लेना पड़ा। ठीक है, cos अल्फा को इधर ले जाते हैं, cos थीटा माइनस cos अल्फा इज इक्वल टू 0, cos c माइनस cos d, 2 sin c प्लस d बाय 2 sin d माइनस c बाय 2 इज इक्वल टू 0। यहां से माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो दिस बाय 2 इंटू साइन थीटा माइनस अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 0। -2 कॉमन लेके उधर ले जाते हैं तो साइन थीटा प्लस अल्फा बाय 2 इंटू साइन थीटा माइनस अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 0। तो मेरा आंसर आएगा
साइन थीटा प्लस अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 0 और साइन थीटा माइनस अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल्स टू 0, तो थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई, तो थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई माइनस अल्फा, यहां से आएगा दिस इज इक्वल्स टू n पाई। ठीक है, तो थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू 2n पाई, थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस अल्फा। दोनों को आपकी बात डायरेक्ट कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली दोनों को कंबाइन कर सकते हैं। 2n पाई प्लस अल्फा आ रहा है, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा आ रहा है, तो 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। We can write -1 to 1 in place of cos alpha. इन प्लेस ऑफ मत लिखो, इन प्लेस ऑफ मत लिखो, इसके साथ में ब्रैकेट में लिख लो आप। इन प्लेस मत लिखो, क्योंकि अपन ने जो कैलकुलेशन करी वो कॉस, मतलब ये मानते हुए करिए कि यहां वाली वैल्यू को मैं कॉस की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूं, उसके अकॉर्डिंग मैंने कैलकुलेशन करी। ठीक है, हाँ वेरी गुड। प्लस तो इसमें अब जैसे बहुत आसान काम हो गया कि भाई 2n पाई के साथ प्लस भी आ रहा है, 2n पाई के साथ माइनस भी हो रहा है, थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा लिख देंगे अपन। ठीक है, टेन वाला करो देखे, चलो चलो। ठीक है, टेन वाला प्रूव कर लो देखे, बहुत इजी है। टेन वाला तो और सबसे इजी है, करके देखो देखे। टेन थीटा इक्वल्स टू टेन अल्फा, चलो करो तो। चलो आप लोग करना है जी। टेन थीटा इक्वल्स टू टेन अल्फा से आप थीटा इक्वल्स टू जनरल सॉल्यूशन निकालते तो क्या लिखते हैं? अल्फा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, अल्फा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 लेना है ना। साइन के जैसा नहीं आ रहा है, साइन के जैसा नहीं आएगा, निकाल के देखो, साइन के जैसा नहीं आएगा। अल्फा मैं बता देता हूँ, आप भले फॉर्मूला तो डिराइव करो, अल्फा जो भी आएगा। हाँ ये सही है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। वैभव का आ गया, आयुष केलवाल का भी आ गया। सही है सही है सही है। ये अल्फा माइनस वन से क्यों रखा? नहीं, मैं तो ये बोल रहा था कि भाई यहाँ पे कोई वैल्यू आएगी ना तो वो -1 से 1 के बीच की आएगी बस। कॉस अल्फा जो भी होगा ना -1 से 1 के बीच में, वो तो होता ही है वैसे भी। ठीक है, उसको नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 10 थीटा इज इक्वल्स टू 10 अल्फा। यहाँ पे अल्फा बिलोंग्स टू है -π/2 से लेके π/2 ओपन इंटरवल। ठीक है, साइन कॉस में चेंज कर लेता है इसको, सबसे अच्छा साइन कॉस में। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो साइन थीटा कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा कॉस थीटा। इसको इधर ले लेते हैं तो साइन थीटा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास साइन थीटा माइनस अल्फा इक्वल्स टू 0। ठीक है, और साइन थीटा माइनस अल्फा इक्वल्स टू 0 को लिखेंगे तो थीटा माइनस अल्फा साइन थीटा इक्वल्स टू 0 n पाई, सो थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा। थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा।
है, इसमें अल्फा की रेंज -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल, अल्फा -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल है। चलो बढ़े आगे, लिख लिया सबने ये? इसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें, अच्छा एक छोटा सा पॉइंट मैं बता देता हूं इसमें पहले, कॉस वाले प्लस अल्फा कब लेंगे और नहीं दोनों लेने अक्षर, वो तो अपने को तो प्लस माइनस दोनों ही लिखना है उसमें, अपने को अलग से नहीं करना। वो तो अपने को यदि कुछ सॉल्यूशन निकालना तो एक बार प्लस एक बार माइनस, अपने को तो फाइनल आंसर तो दोनों लिखने, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, दैट्स ऑल। ठीक है, अपन क्लोज ओपन ये तो क्वेश्चन में देगा, वो tan थीटा जो है वो π/2 पे डिफाइंड ही नहीं होता, तो इसलिए π/2 पे ओपन ही रखना पड़ेगा, बाकी क्वेश्चन में देगा, अपने को नहीं करना उसमें कुछ भी। ठीक है ना? हाँ अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट मैं बताता हूँ। एक्चुअली जैसे अभी आपने पूछा था ना, पुष्कर ने पूछा था, किसने पूछा था कि थीटा इक्वल्स टू अल्फा क्यों लिख रहे थे अपन, कि साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा, थीटा इक्वल्स टू केवल अल्फा क्यों नहीं लिखा अपन ने। ठीक है ना, एक छोटा सा पॉइंट है। एक्चुअली ये जैसे जितनी भी चीजें अपन ने करी है ना अभी, ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा के लिए यदि मैं बात करूं, एक्चुअली इट इज जस्ट अ रिलेशन, ये ना रिलेशन है ये। आप जो थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू पावर n इनटू अल्फा लिखा, या कॉस में जो भी लिखा है, इट इज अ रिलेशन बिटवीन थीटा एंड अल्फा, थीटा और अल्फा का रिलेशन है। कैसे रिलेशन है कि आप यूं समझो कि जैसे अपन लिखते हैं x² इज इक्वल टू 25, तो आप बोलते हो कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5, है ना, x की वैल्यू प्लस x की वैल्यू माइनस 5। आप ये बोलते हो कि जब x की वैल्यू 5 होगी तब भी LHS इक्वल टू RHS आएगा, और x की वैल्यू माइनस 5 होगी तब भी LHS इक्वल टू RHS आएगा। ये होता है ना इसका मतलब। अब बिल्कुल ऐसे ही ये जितनी भी चीजें अपन अभी कर रहे थे, लेट्स से मैं साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा की मैं बात करूं, यदि साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा की मैं बात करूं यदि, तो आप जो बोल रहे थे कि भाई अपन क्यों थीटा इक्वल टू अल्फा नहीं लिख पा रहे, why we are writing like that, theta is equals to n pi plus minus 1 raised to power n into alpha। ठीक है, लेट्स से n इक्वल्स टू 0 रखा मैंने, n इक्वल्स टू 0 रखा तो 0 0, तो मुझे थीटा इक्वल्स टू अल्फा मिल गया। जो आप बोल रहे थे वो बात भी सही हो रही है। n इक्वल्स टू 1 रखा, n इक्वल्स टू 1 रखा तो थीटा इज इक्वल्स टू पाई माइनस अल्फा, मींस थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू पाई। ठीक है, मान लो n इक्वल्स टू 2 रखते हैं तो 2 पाई प्लस अल्फा आता, तो थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू 2 पाई। तो ऑल दीज आर द रिलेशन बिटवीन थीटा एंड अल्फा। ये थीटा और अल्फा के बीच के रिलेशंस दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि यहां पे जब वेरिएबल आएगा तभी मुझे ऐसा लिखना है। ठीक है, मुझे ऐसा नहीं है कि यहां पे वेरिएबल आएगा, मतलब मेरे पास कभी भी कहीं पर भी साइन थीटा इक्वल साइन अल्फा, मतलब वेरिएबल छोड़ो, आप मेरे पास आपने सॉल्व करा और आपने सॉल्व करके मुझे बता दिया कि सर मेरे पास साइन अल्फा इक्वल टू साइन बीटा आ गया, तो इसका मतलब भी मैं यही बोलता हूं कि अच्छा साइन अल्फा इक्वल टू साइन बीटा आया ना, इसका मतलब बेटा अल्फा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू पावर n इनटू बीटा हो सकता है। अल्फा इक्वल टू बीटा भी हो सकता है, अल्फा इक्वल टू बीटा भी हो सकता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू पाई भी हो सकता है, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू पाई भी हो सकता है, ये सब चीजें हो सकती है यदि आपने साइन अल्फा इक्वल टू साइन बीटा लिख के दिया है। इट इज नॉट द मैटर ऑफ द वेरिएबल, इट इज जस्ट द मैटर ऑफ रिलेशन, कि आप इधर साइन लिखा हुआ है इधर साइन लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब इट इज नॉट नेसेसरी कि वो दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। इसका मतलब ये है कि हो सकता है वो दोनों एंगल इक्वल, वन ऑफ द पॉसिबिलिटी हो सकता है कि उन दोनों एंगल का सम पाई आ रहा हो
हो सकता है कि उन दोनों एंगल का डिफरेंस 2 पाई आ रहा हो, या और भी कुछ और चीज हो सकती है। और साइन की बात नहीं है, और सबके लिए। तो बेसिकली जितनी भी चीजें अपन ने लिखी है ना, ये सब एक तरह से रिलेशंस दे रहे हैं, ये अपने को पास रिलेशंस दे रहे हैं, है ना। अब मैं इसको ऐसे सिंपल से, जैसे किसी ने आपके बैच में पूछा था, पता नहीं कि सर वो साइन, उसके पास भी उसने भी यही करा था, साइन इक्वल टू साइन बी आ गया था, तो उसने इक्वल टू बी लिख दिया था, उससे आंसर नहीं आया था। ठीक है, अब मैं आपको जैसे सिंपल तरीके से मैं ऐसा भी समझा सकता था कि मान लो साइन इक्वल टू साइन बी आया, अब एक बच्चे ने तो क्या करा कि सर इक्वल टू बी लिख दिया। अब एक बच्चे ने बोला कि नहीं सर मैंने तो ऐसा लिख दिया, भाई ऐसा लिखने बता दो आप क्या गलती है, कि बी की जगह मैंने तो पाई माइनस बी लिख दिया था पहले। लिख सकते हो कि नहीं, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है ना। ठीक है, तो a इज इक्वल टू पाई माइनस बी कर दिया फिर उसने, और a प्लस बी इक्वल टू पाई कर दिया। उसने बोला कि बताओ सर, यहाँ आप बोल रहे हो कि a इक्वल टू बी आ गया, और मैं बोल रहा हूँ कि a प्लस बी इक्वल टू पाई आ जाएगा, तो भी सही है कि नहीं अपने पास। ठीक है, तो बेसिकली दीज आर द रिलेशंस बिटवीन थीटा एंड अल्फा, मीनिंग कि इफ वी आर इक्वेटिंग टू साइन फंक्शंस, then it is not necessary कि angles should be equal. There is a relation between theta and alpha. Accordingly, theta and alpha can be related. This is the meaning of this term. हाँ, अब ये अलग बात है कि अपन इक्वेशन सॉल्व करेंगे, तो अपन अब इक्वेशन की तरह, वेरिएबल की तरह उसको देख रहे हैं, अपन उसको वेरिएबल की तरह देख रहे हैं। ठीक है, आई कि नहीं मेरी बात समझ में, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ठीक है ना, राइट, एग्जैक्टली, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो, तो अब 3 3 6 सॉल्यूशंस अपन ने ले लिए ना। अब चलो और आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, 7th sin theta equals to 1, 8th sin theta equals to -1। ओके, अरे पर पाटीदार गलत बात है, ये दिव्यांशु का कॉपीराइट है। तुम दिव्यांशु देखो तुम्हारा वर्ड यूज कर रहा है, पर पाटीदार भयंकर लिख रहा है, वो भी देख लेना, तुम समझ लेना भाई। रूपांशु का तुम्हारा कौन सा वर्ड है? अच्छा, अजीत सर का कॉपीराइट है क्या? अच्छा, हो सकता है, चलो मैंने सुना नहीं कभी मेरे। नहीं है क्या फॉर्म आईएससी की साइट पे? यार कौन कौन बोल रहा था, कभी कोई बोल रहा था फॉर्म है नहीं है, मैं अभी आज और कंफर्म कर लेता हूँ यार, फॉर्म होने दीजिए। नाउ sin theta equals to 1 and sin theta is equals to -1, sin theta equals to 1, sin theta equals to -1। अब ये क्या हो रहा है, ये दो सॉल्यूशन और अपने को अलग से लिखने पड़ रहे हैं। हालांकि आप बोलो कि सर इसमें अपन वो क्यों यूज नहीं कर रहे, -π/2 से π/2 वाला, वो यूज तो कर सकते हैं, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, इसलिए इन दो के लिए अपन ने अलग आंसर्स निकाल लिए। ठीक है ना, मैं दोनों तरीके समझाता हूँ आपको। मान लो यदि अपन पहले वाले कंसेप्ट से चलते हैं, अपने पहले वाले कंसेप्ट से चलते हैं, तो sin π/2 लिख देते हैं इसको। तो वैसे देखा जाए तो एक ये ऑप्शन सही था, मतलब सीधा सीधा लिख देता ना, इसको अलग से क्यों अपन ले रहे हैं। ऐसे में यहाँ पे बात करूं तो इसको साइन ऑफ -π/2 लिख देता, और इसको फिर थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1n इंटू -π/2 लिख देते, है ना, ऐसा लिख देते अपन। ठीक है, n पाई प्लस माइनस 1n इंटू π/2, n पाई प्लस माइनस 1 अपन लिख देते। ठीक है, लेकिन एक्चुअली sin थीटा इक्वल्स टू 1 और sin थीटा इक्वल्स टू -1 और sin थीटा इक्वल्स टू 0, है ना, ये तीन वैल्यूज ऐसी है, आप यदि साइन का ग्राफ ध्यान से देखो, 0, पाई एंड 2 पाई, दिस इज π/2, दिस इज -π/2। साइन 0 से 2 पाई में साइन थीटा इक्वल्स टू 1 और साइन थीटा इक्वल्स टू -1, साइन थीटा इक्वल्स टू 1 एंड साइन थीटा इक्वल्स टू -1 एक साइकिल में एक ही बार आता है।
साइन थीटा इक्वल्स टू 1 और साइन थीटा इक्वल्स टू -1 एक साइकिल में एक ही बार आता है, उसके अलावा हर वैल्यू 2 बार आ रही है। उसके अलावा हर वैल्यू आप देखोगे ये 2 बार आया, ये 2 बार आया, ये 2 बार आया। एक जीरो अलग से, जीरो की अलग ही कहानी चल रही थी, जीरो 3 बार आ गया था, तो इसलिए जीरो का तो अपन ने अलग लिख ही दिया था वैसे ही, ठीक है। लेकिन उसके अलावा हर सॉल्यूशन जो है ना वो 2 ही बार आ रहा था, और केवल 1 और -1 ऐसी वैल्यू है जो एक एक बार आ रही। इसीलिए क्या होता है कि जब आप ये आंसर लिखते हो ना तो ये गलत तो नहीं होता, लेकिन रिपीट कर देता है ये एंगल्स। ये गलत तो नहीं होता है, आप देखना। लेट्स से मैंने इसमें n इक्वल्स टू 0 रखा, तो 0 π/2 है। n इक्वल्स टू 1 रखा तो π माइनस π/2 आ, फिर से π/2 आ गया। 0 पे π/2 दे दिया, 1 पे π/2 दे दिया, ठीक है। फिर 2 रखोगे तो 2π प्लस π/2 आएगा, और फिर 3 रखोगे तो 3π माइनस π/2। ये भी 5π/2 दे रहा, ये भी 5π/2 दे रहा, रिपीट कर जा रहा है। तो गलत तो नहीं है, ऐसा नहीं है कि एंगल इसने कम दिए हों, एंगल तो इसने सारे दिए हैं, और एंगल वही दिए जो सेटिस्फाइड हो रहे थे, लेकिन वो क्या रिपीट कर रहे हैं। सेम प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है, और वो रिपीट इसलिए कर रहे हैं एक्चुअली कि ये तो क्या है, ऐसा फॉर्मूला था जो हर एंगल को, हर वैल्यू को 2 बार कंसीडर करते हुए दे रहा था, ठीक है, ठीक, हर को 2 बार कंसीडर करते हुए दे रहा था। तो इसलिए अपन ने क्या है, इसका एक अलग से फॉर्मूला निकाल दिया, ठीक है, इसका अलग से अपन ने फॉर्मूला निकाल दिया। साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 के लिए थीटा इज इक्वल्स टू कुछ नहीं, सीधे सीधे π/2 लिया, और उसके बाद अगली वैल्यू 2π प्लस π/2 आती है ना, तो सीधा 2nπ प्लस π/2, मतलब एक तरह से π/2, फिर 2π प्लस π/2, फिर 4π प्लस π/2, फिर 6π प्लस π/2, ऐसे अपन ने ले लिया। इसको एलसीएम लेके लिखेंगे अपन, पाई कॉमन लेके, तो 4n प्लस 1 इंटू π/2, ऐसा अपन लिख सकते हैं। हाँ मतलब वो फिर वही है बात, या तो आप n को स्पेसिफाइड करो, बात वही, या तो n को स्पेसिफाइड करो उसमें, यहाँ भाई n ये यही लेने अपने को, 0 2 ऐसे ही लेने हैं, तो काम हो जाएगा अपने पास, ऐसा तो वो एक ही बात है ना, ठीक है ना। यूं समझ लो इसी में मैंने n की जगह पे 2n, आप ध्यान से देखो ना, एक तरह से ये हुआ, इसी में मैंने n की जगह पे 2n रख दिया, हुआ कि नहीं, यहाँ पे 2n रखा, -1 की पावर 2n रखा, और -1 की पावर 2n कितना हो गया, +1, वही तो लिखा है। उसी फॉर्मूले में n की जगह पे अपन ने 2n रख दिया, बस ऐसे, ठीक है। और बिल्कुल ऐसे यहां पे भी क्या कर सकते हो, sin थीटा इक्वल्स टू -1, तो थीटा इज इक्वल्स टू 2nπ माइनस π/2 अपन ले सकते हैं। 2nπ माइनस π/2 अपन लेंगे तो दैट बिकम 4n माइनस 1 इनटू π/2, थीटा इज इक्वल्स टू, तो n बिलोंग्स टू इंटीजर, और यहां पर भी n बिलोंग्स टू इंटीजर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये 2 सॉल्यूशन जो है ना, मतलब 3 सॉल्यूशन एक तरह से, sin थीटा इक्वल्स टू 0, sin थीटा इक्वल्स टू 1, sin थीटा इक्वल्स टू -1, ये 3 सॉल्यूशन आपको अलग पैटर्न पे मिलेंगे। उसके अलावा बाकी सारे के सारे sin थीटा इक्वल्स टू sin अल्फा वाला जो है वो थीटा इज इक्वल्स टू nπ प्लस -1 रेज़ टू पावर n टू अल्फा वाले पैटर्न पे अपन ले सकते हैं। क्लियर है बात, और रीजन समझ में आ रहा है ना, क्योंकि बाकी सारी वैल्यूज क्या है, सेम पैटर्न पे मूव कर रही है, एक ये 1 -1 और ये 0, ये तीनों अलग पैटर्न पे मूव कर रहे हैं, इसलिए अपन ने इन तीन को थोड़ा सा अलग ले लिया, ठीक है ना। हाँ, -π/2 मैंने क्या है कि ये ले लिया, आप इसकी जगह पे 3π/2 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप इसकी जगह पे 3π/2 भी -1 दे रहा था, इधर भी -1 दे रहा था, तो अपन ने क्या -π/2 से π/2 का ले रखा था ना, उसको लेके मैंने जनरल सॉल्यूशन लिखा था, -π/2 से π/2 को लेके मैंने जनरल सॉल्यूशन लिखा था, इसलिए वो -π/2 ले लिया। अदरवाइज 3π/2 भी ले सकते, उसको मैं आगे बताऊंगा, 3π/2 भी ले सकते, उसको मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। पहले वाले थीटा से करें तो आंसर तब भी सेम तो आएगा, बस डबल सेम आएगा, तो सर उससे करने में दिक्कत तो, हाँ यूं करने में दिक्कत नहीं है। देखो ऑप्शन रहेगा तो अपने को तो ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा, ऑप्शन में जो लिख दे, अब ऑप्शन में वो ज्यादातर ये लिख के देगा कभी भी, sin थीटा इक्वल्स टू 1 आया ना, सब्जेक्टिव में आप ये लिख दोगे तो सही है, सब्जेक्टिव में गलत नहीं होगा, और ऑब्जेक्टिव में तो वो ये लिखेगा ही नहीं, एक्चुअली 99% चांस है वो ये लिखेगा,
तो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो ये इसलिए अपन जनरली हैबिट यही बना ले कि sin थीटा इक्वल टू 1 के लिए अपन यही लिखेंगे, -1 के लिए ये लिखेंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? हाउ इज -π/2 बिटवीन पाई एंड 2π? अरे गलत लिख दिया, -π/2 नहीं, गलत लिख दिया, वो 3π/2। वो -1 बताना चाह रहा था, वो इधर वाला -π/2 है, वो गलत लिख दिया होगा। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही बहुत है ना? फिर अपन कॉस की और एक स्क्वायर वाली है, तो वो अपन फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, कॉस का लेना है और स्क्वायर वाला लेना है अपना। ठीक है, राइट, चलो ओके देन, बाय बाय, गुड नाइट। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज करते रहना बेटा, 2 वीक है, अच्छा से स्ट्रॉन्ग कर लो जितने अच्छे से कर सकते हो, है ना? चलो ओके भाई, बाय बाय, गुड नाइट वंस अगेन। अच्छा, प्रणव मुखर्जी, ओ सो सैड।